नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा समन। जेएमएम ने कहा यह बदले की है राजनीति। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नोटिस जारी किया है। ईडी ने उन्हें 3 नवंबर यानी कि आज दिन के करीब 11:30 पर रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। मुख्यमंत्री को नोटिस भेजने के साथ ही ईडी ने पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में एक पत्र भी लिखा है। इसमें 3 नवंबर को यानी कि आज जो है सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन यानी कि नोटिस जारी करने का मुख्य कारण उनके विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन में शामिल होने और 42 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के अलावा अन्य कई मामले हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को खान विभाग में पदस्थापित करने के कारणों के अलावा प्रेम प्रकाश के घर से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों के नाम आवंटित 2 AK-47 और 60 गोलियों का मिलना शामिल है। ईडी ने पंकज मिश्रा के रिम्स में भर्ती रहने के दौरान फोन पर अधिकारियों से बात करने और मुख्यमंत्री के नाम पर उन्हें डराने का मामला भी पकड़ा था। इस मामले में फोन से बात कराने के आरोप में ईडी ने पंकज मिश्रा के चालक और उसके एक करीबी को पकड़ा था। ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन की जांच के दौरान इस बात के भी सबूत जुटाए हैं कि पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी अवैध खनन के मामले में जिले के अधिकारियों को मुख्यमंत्री का नाम लेकर ही डराते थे। साथ ही मुख्यमंत्री के राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने से भी रोका जाता था। साहिबगंज में छापामारी के दौरान ईडी को पंकज मिश्रा के घर से एक लिफाफा मिला था। इसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक था। इसमें से 2 चेकबुक हस्ताक्षरित थे। हालांकि इसमें राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार प्रेम प्रकाश ने पूछताछ के दौरान अपने राजनीतिक संबंधों का भी उल्लेख किया था। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, स्थानीयता विधेयक पारित कराएगी सरकार। आगामी 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंध विधेयक को पारित कराया जाएगा। साथ ही झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण वृद्धि पर जोर भी दिया जाएगा। इस सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। राज्य की जनता की समस्याओं के निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगामी 15 नवंबर 2022 तक के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने संबंधित शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। सीएम हेमंत के शेड्यूल के अनुसार 2 नवंबर को साहिबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद आज यानी कि 3 नवंबर को रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में उपस्थित होकर आदिवासी परंपराओं को प्रोत्साहित करेंगे। वहीं 4 से 7 नवंबर तक क्रमशः पलामू, रामगढ़ और जमशेदपुर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं 8 नवंबर को बोकारो के लुग्गू बुरु घंटाबाड़ी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में भी शामिल होंगे। वहीं 9 नवंबर को पाकुड़ में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान दुमका के मलेशिया सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में सीएम शामिल होंगे। वहीं 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम शामिल होंगे। इस सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को सदन से पारित कराने का सरकार का प्रयास होगा। वहीं 12 नवंबर को सरायकेला खरसावां में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। 14 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह की समीक्षा की जाएगी और 15 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचकर 104 करोड़ 81 लाख की योजना का किया शिलान्यास और उद्घाटन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचे। पुलिस लाइन मैदान में बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साहिबगंज पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राएं बैंड के साथ स्वागत किया। सीएम सहित अन्य का स्वागत डीसी रामनिवास यादव ने पारंपरिक टोपी पहनाकर और पौधा देकर किया। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम, राजमहल सांसद विजय हांसदा, विधायक बोरियो लोबिन हेम्ब्रम, सचिव विनय कुमार चौबे, पुलिस उप महानिरीक्षक सहित अन्य लोग मंच को साझा कर रहे थे। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू, राजमहल विधायक अनंत ओझा भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम साहिबगंज जिला के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया। झारखंड में फसल राहत योजना का हाल बेहाल। 17 लाख किसानों के आवेदन में अब तक 1.50 लाख का हुआ है सत्यापन।
राज्य सरकार ने खरीफ में सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को राहत देने का निर्णय लिया। सरकार ने 256 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। यहां के प्रभावित किसानों को अग्रिम के रूप में 3500 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि किसानों को कैसे मिलेगी, इस पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर यानी कि SOP बना रहा है। इससे पूर्व कृषि विभाग ने फसल राहत योजना के तहत किसानों का निबंधन कराया है। जिन किसानों का खरीफ मौसम में फसल का नुकसान हुआ है उनको आवेदन करना था। इसके लिए सहकारिता विभाग ने पोर्टल के माध्यम से आवेदन भी मांगा था। जिनकी खेती प्रभावित हुई है उनको आवेदन करना था। इसके लिए पूरे राज्य में करीब 17 लाख किसानों ने आवेदन फॉर्म लिया था। इसमें मात्र 1.50 लाख किसानों के आवेदन का ही सत्यापन हो पाया है। भू राजस्व विभाग से आवेदनों का अनुमोदन नहीं हो पाने के कारण आवेदन फॉर्म अपलोड नहीं हो सका है। हालांकि इस मामले में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि फसल राहत बीमा योजना सुखाड़ घोषित होने से पहले की राहत योजना थी। यह योजना हर साल चलेगी। इसमें वैसे किसान की खेती किसी कारण से प्रभावित हुई है आवेदन कर इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि अब राज्य सरकार ने 256 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है। इस कारण अब इसके लिए नए सिरे से आवेदन कराने की प्रक्रिया पर विचार हो रहा है। झारखंड गठन के बाद स्कूल और विद्यार्थी बढ़े, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट भी सुधरा, लेकिन शिक्षकों की कमी बरकरार। झारखंड गठन के बाद राज्य के स्कूल और विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। न सिर्फ स्कूल और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है बल्कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। राज्य में कभी मैट्रिक का रिजल्ट 70% हुआ करता था। पिछले 2 वर्षों में रिजल्ट 95% हो रहा है। रिजल्ट के साथ साथ प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 की मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट को देखा जाए तो परीक्षा में सफल 3,73,892 परीक्षार्थियों में से 2,25,854 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। आंकड़ों में देखा जाए तो राज्य गठन के बाद सरकारी विद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई। राज्य में आवश्यकता से अधिक विद्यालय हो गए थे। 6500 विद्यालयों को बंद कर दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया। 6500 विद्यालय मर्ज होने के बाद भी सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 35,442 है। विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। विद्यार्थियों की संख्या 27 लाख से बढ़कर लगभग 42 लाख हो गई है। इस सब के बाद भी राज्य गठन के 22 वर्ष बाद भी झारखंड में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी। प्राथमिक से लेकर +2 स्कूल तक में शिक्षकों की कमी है। राज्य में शिक्षकों की कमी दूर नहीं होने से पठन पाठन प्रभावित होता है। स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की बात तो होती है, पर अभी भी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में 5 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, क्या बढ़ेगी ठंड, आइए जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची समेत सभी जिलों में ठंड की आहट शुरू हो गई। राज्य की तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी और आसपास के इलाकों में 5 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा। सुबह में कहीं कहीं कोहरा हो सकता है। मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान 26 से 27 तथा न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आप सबको बता दूं कि पिछले 8 दिनों में सबसे अधिक पारा 29 अक्टूबर को गिरा था। इस दिन पारा सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस नीचे 14.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अभी जो है 4 दिनों से न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चल रहा है। आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची में ठंड की आहट भी शुरू हो गई है। लगातार तापमान गिर रहा है। राजधानी का अधिकतम तापमान पिछले 8 दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। वहीं न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। यही कारण है कि सूर्य निकलने से पहले मौसम ठंडा हो जा रहा है। दिन में धूप रहने के कारण ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन ने रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का किया निरीक्षण, बोले लोगों को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के निर्माणाधीन कांटाटोली फ्लाईओवर का मंगलवार को निरीक्षण किया। इस मौके पर अधिकारियों को जहां कई दिशा निर्देश दिए, वहीं निर्धारित समय से इसे पूरा करने से लोगों को ट्रैफिक समस्याओं से राहत मिलने की भी बात कही। कांटाटोली फ्लाईओवर निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को उच्चतम क्वालिटी सुनिश्चित करते हुए निर्माण को गति देने का निर्देश दिया। कहा कि वर्षों से रांची शहर ट्रैफिक की समस्याओं से जूझता आया है। समयावधि में फ्लाईओवर पूरा होने से लोगों को समस्याओं से निजात भी मिलेगी।
आप सबको बता दूं कि 224 करोड़ की लागत से कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। झारखंड कैबिनेट ने गत 28 सितंबर 2021 को इसके बजट राशि की स्वीकृति भी दी थी। बताते हैं कि इस फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर शुरुआत में 40 करोड़ की डीपीआर भी बनी थी, धीरे धीरे 84 करोड़ पहुंचा। इसके बाद इसकी लागत राशि 187 करोड़ पहुंची और फिर बजट राशि 224 करोड़ तक जा पहुंचा। इन दिनों फ्लाईओवर का निर्माण प्रगति पर है। झारखंड के 8.35 लाख रजिस्टर्ड परिवारों को मिले आवास। सीएम हेमंत ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लिखा है पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास प्लस में रजिस्टर्ड परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने राज्य के रजिस्टर्ड 8.35 लाख से अधिक परिवारों को आवास प्लस के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने अनुरोध करते हुए कहा है कि आवास प्लस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के वित्त वर्ष 2022-23 में 6,32,391 का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाए। साथ ही आवास प्लस से हटाए गए 2,03,061 परिवारों को जांच के बाद सत्यापन कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।